और हमास की स्ट्रेंथ क्या है और इजराइल की स्ट्रेंथ क्या है आपको मालूम है। अलग सा स्टॉर्म के जरिए से इजराइल पर जब हमास ने हमला किया तो उसका नतीजा क्या हुआ, वहां पे 1200 लोग एज पर इजरायली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लोग मारे गए और 250 से लोग 251 जो कि एक्चुअल डाटा है वो वहां से हॉस्टेजेस बनाए गए। अब वो हॉस्टेजेस लाए कहाँ गए, वो हॉस्टेजेस लाए गए गाजा में। अब गाजा में पिछले 15 मंथ से लास्ट 15 मंथ से बम्बार्डमेंट हो रहा है, हैवी बम्बार्डमेंट किया है, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और पूरा गाजा आपको दिखाई दे रहा है कि स्टोन एज में कन्वर्ट हो गया है। वहां की मोर देन 70% जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई हैं, एक तरीके से बंजर में बदल गया है गाजा। और उसमें अगर हम पैलेस्टीनियन हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, वहां का जो ऑफिशियल डाटा उसके अकॉर्डिंग 47,000 पैलेस्टीनियंस ने जो है अपनी जानें दी हैं इस एयर स्ट्राइक्स में, जिनमें मैक्सिमम बच्चे हैं। बहुत ही क्रूएलिटी के साथ ये बम्बार्डमेंट हुआ आपको मालूम है, और महिलाओं की इसमें वुमेन्स की इसमें डेथ हुई है ज्यादातर। लेकिन ये 251 जो हॉस्टेजेस थे ये गाजा में ही थे, गाजा के बाहर नहीं थे। 3 स्टेजेस में इनकी रिलीज हुई है। इससे पहले 2 नवंबर 2023 में भी कुछ लोगों को छोड़ा गया था, फिर उसके बाद कुछ थाई लोग थे उनको छोड़ा गया, और अभी आपने देखा कि 3 फिर हॉस्टेजेस छोड़े गए जिनके बदले में 90 पैलेस्टीनियन जो है छोड़े गए। ये गाजा के अंदर थे। गाजा पर ऑक्यूपेशन इस टाइम किसका है, इजरायली आर्मी का है। इजराइल ने ऐसा दावा किया है और डेफिनेटली इजरायली आर्मी ग्राउंड पर दिखती है। इसके बावजूद ये लोग कहाँ थे, कौन इनको रखा हुआ था, कहाँ ये छिपे हुए थे। आखिर गाजा में हमास क्या असर है, हमास का इन्फ्लुएंस है, हमास का कंट्रोल है या इजराइल का कंट्रोल है, ये वो सवाल है जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। क्या इजराइल ने मीडिया इवेंट के जरिए से हमास में जिस तरीके से यकीनन उनका जो बम्बार्डमेंट हुआ है उसमें जिस तरीके से आम लोग मारे गए हैं, बेचारे वो लोग मारे गए हैं जिनके पास किसी तरीके का कोई हथियार नहीं था, सिविलियंस थे, गरीब लोग थे, जो मेहनत कश लोग थे। लेकिन जो हमास है, हमास का जो मिलिट्री विंग है वो इंटैक्ट रहा है, क्योंकि अगर वो 251 हॉस्टेजेस को बिल्कुल सिक्योरली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको बिना किसी नुकसान के अपने पास रख सकते हैं, तो जो गाजा का मेट्रो टनल है जिसमें गाजा के हमास के वॉलंटियर्स या हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, जो हमास की जो आर्मी है, जो हमास के जो लड़ाके हैं, जो आप कहिए जो टेररिस्ट कहिए, जिस भी टर्मिनोलॉजी में जिस भी आइडियोलॉजी को आप बिलीव करते हैं आप कह सकते हैं, उस टर्मिनोलॉजी में आप उसको देखिए वो नॉन स्टेट एक्टर्स किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर हमास की स्ट्रेंथ सरवाइव कर रही थी, अगर हमास इन 251 हॉस्टेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मोर देन 99 हॉस्टेजेस वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू रिलीज इन नेक्स्ट 15 to 1 month, तो आप ये सोचिए कि वो लोग उनके पास मौजूद हैं और उन्होंने उसी गाजा से जहां पर इजराइल की लगातार गाजा में जो है इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है वो कंटिन्यू बनी हुई है। इसी के साथ साथ वहां पर आईडीएफ की प्रेजेंस है, आईडीएफ लगातार उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी गाजा से, उसी टनल से निकाल करके वो 3 हॉस्टेजेस को लेकर के आते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी को देते हैं और फिर देखते हैं कि जिस तरीके से ये फर्स्ट फेज का जो सीज फायर लागू हुआ है, वहां पर पैलेस्टीनियन जो पुलिस है, जो हमास की पुलिस है, और उसने कंट्रोल वहां दिखाई दे रहा है। और अभी एंटोनी ब्लिंकन जो कि जाने वाली अभी जस्ट सरकार गई है, उसके वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने इस तरीके का इंडिकेशन दिया था कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि जितना लॉस हमास को कैजुअलिटी की शक्ल में हुआ था, हमास के लड़ाके जो मारे गए थे, उन सबको रिक्रूट फिर से कर लिया गया है नई भर्ती के तौर पर, और हमास का एक्चुअल लॉस बहुत कम है। तो सवाल ये उठता है कि जमीन पर इजराइल कितना ताकतवर है, क्या जमीन पर इजरायली आर्मी, इजराइल के हथियार, इजराइल की ट्रेनिंग, इजराइल के कमांडो, उनकी क्या ताकत है, क्या वो हमास के लड़ाकों से कामयाब नहीं हो पाए। और ये सवाल सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, ये सवाल तो अफगानिस्तान भी जाता है, ये सवाल इराक में भी आता है, और ये सवाल लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो ट्रूस हुआ, जो सीज फायर हुआ है, वहां पर भी एप्लीकेबल है कि क्या ये वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं ये एयर स्ट्राइक अपनी एयर सुपेरियरिटी के चलते बम्बार्डमेंट करके सिविलियंस को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन जब जमीन पर एक्चुअल कंट्रोल की बात आती है तो फिर ये एक्चुअल कंट्रोल इनका जमीन पर कामयाब नहीं हो पाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, ये समझने की जरूरत है कि दुनिया अब उस कॉलोनियल अप्रोच से बाहर आ चुकी है, इंपीरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर आ चुकी है, और लोग अपने नेशन के लिए सर्वाइव करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, और उसका जीता
जीता जागता नमूना आप अभी हमास की शक्ल में गाजा में देख सकते हैं। इसी तरीके से आपने इराक में रेजिस्टेंस को देखा, अफगानिस्तान में रेजिस्टेंस को देखा, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर जो है कमजोर होती हुई नजर आई। अगर हम रशिया और यूक्रेन के वार को भी इसमें इंक्लूड करें तो रशिया भी जो है जिस तरीके का एक पावर है, सेकंड लार्जेस्ट पावर आप दुनिया की कह सकते हैं, वो भी यूक्रेन में पूरी तरीके से कब्जा करने में नाकामयाब रहा है। और यकीनन लगभग 15 से 20% एरिया पर रशिया का कब्जा यूक्रेन पर हुआ है। लेकिन वो जो मकसद था, वो उस मकसद को हासिल करने में व्लादिमीर पुतिन और उनका रशिया जो है फेल हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वेस्ट के वीपन्स हैं, वेस्ट की जो ट्रेनिंग है, क्या वो जब एशिया में इन देशों के खिलाफ संघर्ष करते हैं जहां पर अपनी कॉलोनियल अप्रोच को अपने स्ट्रेटजिकल गेन के लिए फोर्स करने की कोशिश करते हैं, तब वहां पर उनको जमीन में वो कामयाबी नहीं मिलती है जिसका प्रोपेगेंडा वो करते रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमास ने हॉस्टेजेस को रिलीज किया है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि हमास बहुत मजबूत है, हमास के लड़ाके ज्यादा मजबूत हैं। और आप देखें कि हमास का जो टनल नेटवर्क है वो गाजा का बड़ा ही स्ट्रेटजिक और सेफ एसेट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसे गाजा मेट्रो वो कहते हैं कि गाजा मेट्रो में जिस तरीके से मेट्रो एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दो एरिया दूसरे एरिया से होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो टनल्स हैं पूरे गाजा को एक दूसरे से एक एरिया से दूसरे एरिया को कनेक्ट करती है। तो ये टनल सिस्टम उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी टनल सिस्टम में उन्होंने हॉस्टेजेस को रखा, उनकी सिक्योरिटी दी और उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है कि कितने मजबूत उनका ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है हमास का। और इजराइल के लगातार एयर स्ट्राइक के बावजूद हमास के उस ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को कमजोर करने में कहीं ना कहीं वो नाकामयाब रहे। फिर अगर हमास के हॉस्टेजेस इतनी प्रोडक्शन कर सकता है तो फिर आप उनकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं वो कितनी मजबूत होंगी और वो इंटैक्ट हैं। दो चीजें इससे निकल करके आती हैं, एक तो उनका जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है वो बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा ये कि वो इंटैक्ट है क्योंकि हॉस्टेजेस को वो फ्रीली रिलीज कर रहे हैं, सिक्योरली रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने हॉस्टेजेस को बनाया, वो उनके लिए एक स्ट्रेटजिकल एसेट था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आगे हम इसी की बुनियाद पर निगोशिएशन करेंगे और सीज फायर की जैसी चीजें सामने जब आएंगी तो यहां पर नेगोशिएशन करके न सिर्फ पैलेस्टीनियन लोगों को छुड़ाया जाएगा बल्कि इजराइल को रोकने के लिए भी वो इस्तेमाल करेंगे। और वो अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुए हैं। इजराइल अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब नहीं हुआ है, इससे ये चीज साबित होती है। फिर हॉस्टेजेस का बच जाना और हमास का टनल सिस्टम का इंटैक्ट रहना, ये भी इंडिकेशन देता है कि हमास की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंटैक्ट है, हमास अभी भी इंटैक्ट है, हमास अभी भी ऑपरेशनल है। और हमास की पुलिस ने जिस तरीके से सीज फायर के फर्स्ट फेज में आकर के पूरे गाजा का इंचार्ज संभाला है, वो ये बात बताता है, वो ये इंडिकेशन देता है कि हमास का जो ऑपरेशनल जो उनका सिस्टम है वो भी एक्टिव है, इंटैक्ट है और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज रखते हैं इस तरीके की चीजों के लिए। फिर हम हॉस्टेजेस की जो उन्होंने सुरक्षा दी है, सिक्योरिटी दी है, जो प्लानिंग की है और जो उन्होंने इस तरीके का पूरा एग्जीक्यूशन किया है, पूरे प्रोसेस को जिस तरीके से एक्टिव किया है, वो उनकी कैपेबिलिटीज को दिखाता है। और एक्चुअल में अगर बात की जाए मई 2024 में इस तरीके का एक सीज फायर होने की बात चल रही थी, लेकिन उस वक्त इजराइल इसके लिए तैयार नहीं हुआ था। हालांकि अब इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये लड़ाई बंद हो और उसमें कई सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग एक वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा टॉपिक है, जो बात करने का हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हमास ने इतनी जबरदस्त एयर स्ट्राइक के बावजूद, आईडीएफ के मिलिट्री ऑपरेशन के बावजूद अपने को इंटैक्ट रखा, उनका टनल सिस्टम इंटैक्ट है और साथ ही साथ वो हॉस्टेजेस को प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहे। और इजराइल ने जो भी बम्बार्डमेंट किया वो फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत किया, फ्रस्ट्रेशन में किया, और उस फ्रस्ट्रेशन का शिकार कौन हुए? मासूम बच्चे हुए, औरतें हुए, और वो लोग हुए जिनका इस लड़ाई से सीधा कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो सिविलियन थे। सिविलियन टारगेट्स इजराइल ने ज्यादा बनाए, सिविलियंस की ज्यादा से ज्यादा किलिंग करके हमास पर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें इजराइल कामयाब होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पैलेस्टीनियन लोगों का जो जज्बा था, हमास की जो एक आप कह सकते हैं कि टफनेस थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुखर होकर के सामने आई और इजराइल को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये वो इंटरप्रिटेशन है जिसको बताया जाना चाहिए कि इजराइल कितना कमजोर है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि इजराइल की आर्मी कमजोर है या इजराइल की मिलिट्री एडवांसमेंट है वो कमजोर है। एक्चुअल में जो वार होती है, जो जंगें होती हैं, वो हौसलों से लड़ी जाती हैं, और वो हौसला कहीं ना कहीं, वो विश्वास, आत्मविश्वास जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं, ट्रस्ट जो कहते हैं, वो इजराइल के लोगों के बीच में नहीं था शुरुआत से। और आप देखें कि अभी इजराइल के जो कमांडर इन चीफ हैं हवेली, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, अपनी नाकामयाबी को मान लिया है। और इजराइल का जो मोटो था जब
7 अक्टूबर का अटैक हुआ अल-अक्सा स्टॉर्म, तो उसके बाद उनका मोटो क्या था? उनका मोटो तो यही था ना कि हम जो है हमास को, जो एक चलता फिरता ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुर्दा चलता फिरता ऑर्गेनाइजेशन है और हमास को हम डिसमेंटल करेंगे। हमास को डिसमेंटल नहीं कर पाए हैं। हमास इंटैक्ट है, हमास की कैपेबिलिटीज डिफेंसिव और ऑपरेशनल दोनों कैपेबिलिटीज उनकी इंटैक्ट हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो समझने की ज़रूरत है कि इस पूरे सिनारियो में, इस पूरे सीज़फायर का जो हासिल है वो यही है कि हमास मजबूत है, अभी भी मजबूत बना हुआ है। और ये सीज़फायर अगर आगे, जैसा कि कुछ लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही है कि ये थर्ड फेज कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा, और वो डाउट करते हैं कि ये सक्सेसफुल भी होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं भी सक्सेसफुल होगा तो भी इजराइल के लिए अपने ऑपरेशंस को, हमास को खत्म करने के लिए, गाजा में चलाने के लिए उन सारी वो मुश्किलात का फिर से सामना करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच में अब हमास अपने को फिर से रीऑर्गेनाइज करेगा। यकीनन इजराइल की आर्मी को भी वो मौका मिलेगा कि वो अपने को फिर से रीऑर्गेनाइज करे, फिर से वो अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करें। लेकिन हमास के लिए भी ये मौका है और ऐसी सिचुएशन में हमास उनके लिए और ज़्यादा खतरनाक उभर करके सामने आएगा। तो कुल मिलाकर ये मेरा एनालिसिस है और मुझे लगा कि ये एक्सपेक्ट ज़रूर लोगों के सामने आना चाहिए कि हमास की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो ऑपरेशनल हो और चाहे वो डिफेंसिव हो, वो बहुत स्ट्रांग है और इजराइल उसको तोड़ने में, ख़त्म करने में नाकामयाब रहा है। हालांकि इजराइल ने जो बम्बार्डमेंट किए, हैवी बम्बार्डमेंट किया, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सिविलियंस को पहुंचा और इसीलिए जीनोसाइड है कि इजराइल ने वो तरीका अख्तियार किया कि आम लोगों को मार करके हमास पर प्रेशर बनाया जाए, ना कि हमास को कंट्रोल करने की उसके पास कोई स्ट्रेटजी थी या हमास को कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई कैपेबिलिटीज थी या कोई प्लान था। कैसा लगा हमारा एनालिसिस? कमेंट में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।